गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए, मातृभाषा। बच्चा वही भाषा पहले सीखता है जो उसकी माँ तथा परिवार के अन्य सदस्य बोलते हैं, क्योंकि शिशु सबसे पहले जिस भाषा को सुनता है उसी को ग्रहण करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उसे सीख जाता है। यही मातृभाषा कहलाती है। वह भाषा जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर में प्रयोग की जाती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ बच्चे की भाषा को में भी मातृभाषा में भी अंतर देखने को मिलता है। इधर देखिए सारे बच्चों, आपको ये सब पता है कि भाई मातृभाषा जो होती है, बच्चा जो होता है ना घर के अंदर सबसे पहले अपने घर में अपनी माता से या अपने परिवार के अन्य सदस्यों से वही भाषा बोलना सीखता है जो उसके घर के अंदर सबसे पहले बोली जाती है, क्योंकि बच्चे की सबसे पहली पाठशाला उसका अपना घर होता है। अब उसके अंदर मान लीजिए चाहे कितनी ही अच्छी बोली बोली जा रही हो, ठीक है, अच्छी बोली बोली जाएगी तो बच्चा उसे सीखेगा। कोई गंदी बोली बोली जा रही होगी, गंदी बोली से मतलब कई बच्चों के तक घर में गाली गलौज करते हैं, गाली गलौज बोलते करते हैं, उसके अंदर होता है ना, ऐसे इस तरीके से बोल करके सीखने की कोशिश करते हैं तो बच्चों को वैसे हो जाता है कि वो बच्चा वैसे फटाफट से सीख लेता है। तो मातृभाषा वही कहलाती है कि भाई बच्चों मान लीजिए कोई हिंदी में बोलता है तो वो हिंदी में सीखता है। कई घरों में ऐसा होता है कि मारवाड़ी लैंग्वेज के अंदर बात की जाती है, मारवाड़ी लैंग्वेज में बात की जाती है तो मारवाड़ी बोलना सीख जाते हैं। कई बच्चों को होता है कि भाई मारवाड़ी बोलते रहते तो हिंदी ठीक से समझ में नहीं आती, हिंदी अच्छी तरह बोलने नहीं आती, वो बच्चा प्रॉपर तरीके से हिंदी भाषा को ठीक से बोल नहीं पाता। और इंग्लिश तो उन बच्चों की वाह क्या कहना होता है ना ऐसे। तो वही चीज़ आप लोगों को इसमें बताई गई है कि भारत के विभिन्न राज्यों में, ठीक है, भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह बच्चों की मातृभाषा में भी अंतर देखने को मिलता है। अब देखिए राजभाषा। हिंदी हमारे देश की प्रमुख भाषा है जिसका प्रयोग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है। जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वे थोड़ी बहुत हिंदी बोलकर अपना काम चला लेते हैं। इस प्रकार हिंदी का प्रयोग संपर्क भाषा के रूप में किया जा रहा है। भारत के अधिकांश भागों में बोली और समझे जाने के कारण हिंदी को राजभाषा का स्थान प्राप्त है। आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। बच्चों, इसने बताया कि हिंदी जो है हमारे देश की बहुत प्रमुख भाषा है जिसका प्रयोग पूरे भारत में किसी न किसी रूप में अवश्य किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, किया जा रहा है। बच्चों, भोजपुरी लैंग्वेज होती है भारत के अंदर, ये भोजपुरी लैंग्वेज के अंदर भी हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। एक आगे बताया, जो लोग हिंदी नहीं भी जानते वे थोड़ी बहुत हिंदी बोल करके अपना काम चला लेते हैं। जैसे बच्चों कई बंगाली लोग होते हैं ना, उनको बंगाली बोली जाती है, उनकी हिंदी उतनी शुद्ध या प्रॉपर नहीं हो पाती। वो किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, भाई साहब ये कैसा है, खाना खाएगा, इस तरीके से बोलते हैं ना। जबकि हम लोग हिंदी में कैसे बोलते हैं, भाई खाना खाओगे, सामने वाले सब यही पूछते हैं ना, लेकिन वो लोग किस तरह से बोलते हैं, खाना खाएगा। मद्रासी, बंगाली, मराठी लोग होते हैं, ठीक है, वो इसी तरह से हिंदी का प्रयोग करते हैं, पूरी तरह शुद्ध नहीं, लेकिन हाँ किसी तरह से हिंदी बोल बाल के अपना काम चला लेते हैं। आगे देखिए, आज़ादी मिलने के बाद बनाई गई संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, बोली भी भाषा का ही एक रूप है। अंतर केवल इतना है कि बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है जिसका प्रयोग एक क्षेत्र में ही किया जाता है। जैसे गढ़वाली एक बोली है जो गढ़वाल क्षेत्र में ही बोली जाती है। भाषा और बोली में दूसरा प्रमुख अंतर यह है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के लिए किया जाता है। बोली में प्राय साहित्य की रचना नहीं की जाती है, परंतु कभी कभी बोली में भी साहित्य रचना की जाने लगती है, तब वह बोली न रहकर भाषा की श्रेणी में आ जाती है। जैसे ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में बोली जाने वाली अवधी केवल बोलियां थी, परंतु जब इनमें काव्य रचना की गई तो ये दोनों भाषाएं बन गई। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ब्रज में बोली जाने वाली ब्रज तथा अवध क्षेत्र में बोले जाने वाली अवधी
ये केवल बोलियां ही थी, परंतु इनमें जब काव्य रचना की गई ना तो ये भाषाएं बन गई, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। लिपि, भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे जब हम कहते हैं आओ तो इसमें 2 ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, आ तथा ओ। मुंह से बोली जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए जिन्हें वर्ण कहा जाता है। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियां अलग अलग होती है, अर्थात उनके लिखने के ढंग में अंतर होता है। समझ आया बच्चों क्या कहना चाह रहा है? भाई भाषा को बोलते समय हम कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। जैसे जब हम कहते हैं आओ तो इसमें 2 ध्वनियों का प्रयोग होता है, आ तथा ओ, बिल्कुल सही बात है। मुंह से बोले जाने वाली इन ध्वनियों को लिखने के लिए प्रत्येक भाषा में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक ध्वनि के लिए चिन्ह निश्चित किए गए जिन्हें वर्ण कहा गया। इन वर्णों के लिखने के ढंग को ही लिपि कहा जाता है। हर भाषा की लिपियां अलग अलग होती है, अर्थात उनके लिखने के ढंग में अंतर होता है। अब देखिए आगे क्या कह रही है, भाषा की ध्वनियों को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। क्या कहा? भाषा की ध्वनियों को। भाई भाषा के अंदर कौन कौन सी ध्वनियाँ आ रही है उसको लिखने के ढंग को क्या कहा जाता है? लिपि। विभिन्न भाषाओं की लिपियाँ, संस्कृत, हिंदी, नेपाली। कौन सी लिपि है इसमें? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी है रोमन लिपि। बच्चों लिपि जो होती है ना ये देवनागरी लिपि, अब एक सेकंड रुको, उर्दू का क्या है? फारसी लिपि, और पंजाबी में क्या आएगा? गुरुमुखी लिपि। बच्चों देवनागरी लिपि, फारसी लिपि, रोमन लिपि और गुरुमुखी लिपि। जब कभी आप लोग स्कूल आएंगे ना तब मैं आप लोगों को ये बोर्ड पर समझाऊंगी कि देवनागरी लिपि ठीक है, फारसी लिपि कौन सी होती है। आगे देखिए विशेष, उर्दू की लिपि फारसी है, ये दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है। आगे देखो व्याकरण, देखिए व्याकरण, किसी भी विधा को सीखने के कुछ नियम होते हैं। नियमों की सही जानकारी के बिना हम उसे ठीक प्रकार से नहीं सीख सकते तथा उसका प्रयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार हर भाषा के अपने अपने नियम होते हैं। उस भाषा को सीखने तथा उसके सही प्रयोग करने के लिए उन नियमों का जानना अत्यावश्यक होता है। जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। क्या बोला इसने? कि जो शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना न तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखें, मैंने भी जाना है, यह कौन का सामान है, वहाँ अनेकों लोग खड़े थे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। देखो इसने क्या कहा, शास्त्र भाषा के नियमों की जानकारी प्रदान करता है वहाँ व्याकरण कहलाता है। व्याकरण का अध्ययन किए बिना न तो किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखें, मैंने भी जाना है। बच्चों मैंने भी जाना है ये शुद्ध वाक्य है क्या? नहीं है ना। क्या होना चाहिए शुद्ध वाक्य? मुझे भी जाना है। यह कौन का सामान है? कौन का सामान है? यह शुद्ध वाक्य हुआ ना, शुद्ध नहीं है ना। शुद्ध कैसा होता है? यहाँ यह किसका सामान है? वहाँ अनेकों लोग खड़े थे, वहाँ पे अनेक लोग खड़े थे, ये शुद्ध होता है, यह शुद्ध है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं स्वयं का कार्य कर रहा हूँ, ये शुद्ध वाक्य होना था। उपयुक्त चारों वाक्यों में कोई ना कोई अशुद्धि है जिसका कारण हिंदी भाषा के व्याकरण के नियमों की जानकारी का न होना है। पहले वाक्य में मैंने सर्वनाम का प्रयोग अशुद्ध है, इसके स्थान पर मुझे सर्वनाम का प्रयोग अपेक्षित है। व्याकरण के नियमों के अनुसार किसी भी वाक्य में प्रयोगकर्ता और क्रिया दोनों में और ने का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता। मैंने तथा जाना इन दोनों में ने का प्रयोग हुआ है, अतः यह अशुद्ध वाक्य है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। दूसरे वाक्य में अनेकों का प्रयोग अशुद्ध है क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार अनेक शब्द पहले ही बहुवचन
है। बहुवचन का बहुवचन, अनेक का अनेकों गलत है, बिल्कुल सही बात है बच्चों। तीसरा देखिए, तीसरे वाक्य में कौन का की जगह क्या आएगा, कौन का की जगह किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। चौथे वाक्य में मैं कर्ता के साथ मेरा का प्रयोग अशुद्ध है, मेरा के स्थान पर अपना का प्रयोग अपेक्षित है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ये अशुद्ध हो गया ना। आगे देखिए यहाँ पे, अतः स्पष्ट है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी आवश्यक है। व्याकरण की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। क्या बोला वो, देखो इन्होंने क्या कहा कि वह शास्त्र जो भाषा के शुद्ध स्वरूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, व्याकरण। अब व्याकरण के विभाग देख लो एक बार। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। बच्चों बिना वर्णों के विचार के कोई शब्द नहीं बन सकता, बिना शब्द के विचार के कोई वाक्य नहीं बन सकता, और बिना वर्ण और शब्दों के मेल के वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता। समझ में आया? आगे देखिए, चलो पढ़ेगा वर्ण विचार पे क्या लिख रखा है। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही। शब्द विचार, इसमें शब्दों के स्वरूप तथा इनके भेद आदि का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, स्वरूप, विराम चिन्ह आदि का अध्ययन किया जाता है। नोट, इन सभी के बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा, इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ में नहीं की गई है। हिंदी के अंदर शुद्ध और सॉफ्ट लैंग्वेज को यूज़ में लिया गया है, सबको समझ में आना होगा। कल हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, सारे बच्चों को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और कॉपी के अंदर करके लाने हैं। मैं कल आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स करवाऊँगी, ओके। बुक में रीड करवा दूँगी और बुक में आप लोगों को मार्क करवाऊँगी। चलिए, ओके, बाय।